चलिए, अभी तक हमने रासायनिक संयोग के नियमों को पढ़ा है। तो 4 नियम हमने पढ़ चुके थे। 5वां नियम आज हम पढ़ेंगे गेलुसाइड का गैसीय संयोजन नियम। ठीक है, आवाज नहीं करेंगे, सभी लोग शांति से बैठे। तो अब हम गेलुसाइड के गैसीय संयोजन के नियम को पढ़ते हैं, जो कि रासायनिक संयोग का आखिरी नियम है। इस नियम के बाद फिर हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। आगे अगला टॉपिक चालू होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए हम पढ़ते हैं गेलुसाइड का गैसीय संयोजन नियम या गैसीय आयतन नियम भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो गेलुसाइड का गैसीय नियम, ये नियम क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करती हैं, और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है, यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है, तो दोनों का आयतन एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है, क्या बोलता है ये नियम? क्या बोल रहा है? यदि 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग कर उत्पाद बनाती हैं, और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है, तो उनके मध्य सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। बस इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त क्या है कि सभी गैसें समान दाब और ताप पर होनी चाहिए। सभी गैसें समान ताप व दाब पर होनी चाहिए। ठीक, ये आपका गेलुसाइड का नियम है। गेलुसाइड का नियम क्या कहता है कि जब 2 या 2 अधिक गैसें आपस में संयोग करती हैं, तो जो उनसे उत्पाद बनता है, और यदि वह बनने वाला उत्पाद भी गैस है, तो इनका अनुपात क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। बस शर्त यह है कि गैसों का ताप व दाब समान होना चाहिए, मतलब परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि मान लीजिए H2 + Cl2 ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो बन रहा है 2HCl। यहाँ पे इसका एक आयतन है, यहाँ पे इसका एक आयतन है, और यहाँ पे आपका 2 आयतन है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस, और बनने वाला पदार्थ भी क्या है? कैसे फॉर्म में है? तो ये 1:2 का अनुपात है। इनके मध्य का जो अनुपात है आपको सरल अनुपात दिखाई दे रहा होगा। तो गेलुसाइड का गैसीय संयोजन नियम यही कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में संयोग करती हैं, और उस संयोग करने के फलस्वरूप यदि उनसे बनने वाला पदार्थ भी गैस है, तो उनके मध्य का अनुपात सरल अनुपात होता है। शर्त एक ही दी गई है कि सभी गैसों का ताप व दाब समान होना चाहिए। ठीक है, ये 5 नियम रासायनिक संयोग के आपके समाप्त हुए। अब उम्मीद है कि आप लोग यह समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, और आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया होगा। यदि पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है, तो आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे कि आपको आसानी जाए केमिस्ट्री पढ़ने में और केमिस्ट्री को समझने में। तो ये गैसीय संयोजन नियम यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे, हमारा अगला टॉपिक है मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए आगे की ओर अब हम चलते हैं, और आगे की ओर चलते हुए हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट। मूल संकल्पना क्या है या मूल कॉन्सेप्ट क्या है?
मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मोल क्या है। तो मोल जो होता है, मोल पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। क्या है? मोल क्या है? कोई भी पदार्थ है उसके मात्रा की एसआई इकाई है। मोल किसी भी पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है जिसका एक निश्चित मान होता है, जिसका एक निश्चित मान होता है। जैसे आपने बहुत सारी यूनिट को देखा होगा या हम बहुत सारी यूनिट्स को देखते हैं। जैसे आप देखिए सैकड़ा, 100, सैकड़ा का एक निश्चित मान है 100, सैकड़ा का एक निश्चित मान क्या है? 100, ठीक है। इसी तरह आप देखिए सहस्त्र यानी 1000, 1000 की एक निश्चित वैल्यू 1000, डजन, डजन की एक निश्चित वैल्यू है 12, एक डजन में 12 पीसेस होते हैं। कोरी, स्पोर्ट जिसको बोलते हैं, कोरी की एक निश्चित वैल्यू होती है 20। उसी तरह मोल की भी एक निश्चित वैल्यू है 6.022 into 10 power 23। इसको चूंकि ये बहुत लंबा होता है 6.02222, तो कुछ लोग इसको 6.023 into 10 power 23 भी लिख देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यही जो मोल नंबर होता है वही एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। तो मोल क्या है? अगर आपसे पूछता है कि मोल है क्या, तो मोल किसी पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। मोल क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई जिसका एक निश्चित मान होता है, जिसका एक निश्चित मान होता है। और उसका वह मान क्या होता है? 6.022 into 10 power 23 या फिर 6.023 into 10 power 23 ऑप्शन में आ जाता है। कभी कभी ये एमसीक्यूज में पूछ देता है। तो एमसीक्यूज में जब पूछ देता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि 0. एक ही ऑप्शन दिया होगा 6.022 into 10 power 23 या फिर दूसरा ऑप्शन दिया होगा 6.023 into 10 power 23, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी 2 की जगह कोई 2 3 लिख देता है और कभी कभी 2 ही रह जाता है। तो जो मोल की वैल्यू है, एक मोल की जो वैल्यू है वो क्या है? 6.022 into 10 power 23, वही वैल्यू एवोगाड्रो संख्या भी कहलाती है। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है। जैसे हमने एक डजन को लिया, एक डजन, अब पूछ रहा है कि एक डजन में कितने मॉलिक्यूल हैं? एक डजन में कितने मॉलिक्यूल हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यदि हम 100 को शो कर रहे हैं तो 100 को शो करने में लिमिटेशन है कि 100 चीजें आएंगी। अगर हम पूछते हैं कि 100 में कितने मॉलिक्यूल हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह से हमने 1 डजन में पूछा कि 1 डजन में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 1 डजन में 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कि 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो 1 डजन में 12 मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो मोल क्या है? मोल किसी पदार्थ की एसआई इकाई है जिसका एक फिक्स मान होता है, और वो मान क्या होता है? 6.022 into 10 power 23। मोल कॉन्सेप्ट अलग है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारी चीजों का इस नंबर से संबंध होता है। जिन जिन चीजों का इस नंबर से संबंध है, क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ये सारी चीजें मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं कि मोल संकल्पना क्या है। तो मोल संकल्पना पदार्थों के साथ संबंध को व्यक्त करना क्या कहलाता है? मोल संकल्पना कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि मोल संकल्पना है क्या। तो सबसे पहली चीज ये चीज क्लियर होगी ना, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है, ऐसा इकाई है जिसका मान 6.022 into 10 power 23 होता है। बहुत सारी जगह पे ये कहा जाता है कि यदि आपसे मोल नहीं आ रहा, यदि आप मोल नहीं बनता आपसे कि मोल संकल्पना क्या है, मोल संकल्पना के बारे में आप नहीं समझ रहे हैं, मोल के बारे में आप नहीं समझ रहे हैं, तो आपसे केमिस्ट्री नहीं बनेगी। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग कहता हूं। यदि आपसे मोल संकल्पना या मोल के बारे में जानकारी नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हल नहीं कर पाएंगे। और जब आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हल नहीं कर पाएंगे, जिसमें अणु और परमाणु के बारे में दिया होता है, इन्हीं अणु परमाणुओं का भार मोल संकल्पना के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तो अणु और परमाणु के बारे में नहीं समझ पाएंगे, उनके द्रव्यमान, उनके परमाणु भार, उनके अणु भार के बारे में नहीं जान पाएंगे। और जब उनके अणु भार, परमाणु भार के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स को हल भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल्स को हल नहीं कर पाएंगे, तो सीधी सी बात है, आपको यह टफ लगेगा। इसलिए
मैं यह कहूंगा कि केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री से तो मतलब नहीं है, लेकिन जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं उसको यदि आपको सॉल्व करना है, आप चाहते हो कि उसके पूरे पूरे मार्क्स आपको मिले, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझना बेहद ही जरूरी है। तो आइए अब आगे चलेंगे कि मोल संकल्पना क्या है। चलिए मोल संकल्पना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मोल संकल्पना क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले मुझे ये पता है, या मैं यही समझ रहा हूँ कि आपने मोल के बारे में जान लिया होगा। तो मोल संकल्पना क्या है उसके बारे में जानते हैं। पहली चीज तो मोल आपने अभी तक पढ़ लिया कि मोल पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है, ये सभी को क्लियर है। मोल एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है, ये भी सभी को क्लियर है, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। ठीक है। तो मोल एक निश्चित मात्रा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है, या कुछ लोग 6.023 × 10⁻23 भी राइट कर देते हैं। मोल का संबंध पदार्थ का द्रव्यमान, कणों की संख्या व गैसों के आयतन से है। यहीं से मोल कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। यहीं से मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा? शुरू होगा। तीन चीजें हैं मोल कॉन्सेप्ट में, तीन चीजों को एक्सप्लेन करता है मोल कॉन्सेप्ट। क्या करता है? ये बताता है कि मोल कॉन्सेप्ट का संबंध या मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान से, कणों की संख्या से और गैसों के आयतन से। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो और चौथी मेन चीज होगी कि मोल को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल एन से। चार चीजें आपको मोल के बारे में क्लियर हुई। मोल किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा की एसआई इकाई है, या पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। मोल का एक निश्चित मान होता है जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। मोल जो है किसी पदार्थ के द्रव्यमान, कणों की संख्या व गैस के आयतन पर के मध्य संबंध व्यक्त करता है, और मोल को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए इसमें, क्योंकि तीन चीजों के साथ मोल संबंध को व्यक्त कर रहा है: द्रव्यमान, कणों की संख्या और गैस का आयतन। तो तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए। वो तीन फार्मूले कौन कौन से? पहला फार्मूला द्रव्यमान के लिए, किसके लिए? द्रव्यमान के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। द्रव्यमान, क्योंकि पहला संबंध द्रव्यमान के साथ है। मोल का पहला संबंध पदार्थ के द्रव्यमान के संबंध है। तो N = यानी मोल = ग्राम मात्रा बटे अणु भार। ग्राम मात्रा किसकी? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु भार। इसको हम N = W/m से राइट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है N = कणों की संख्या, क्योंकि दूसरा संबंध किससे है? कणों की संख्या से है। तो N = कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या, यानी N = n0/na हो जाएगा। तीसरा है N = STP पर गैस का आयतन बटे 22.4 22.4। तो STP पर गैस का आयतन बाई 22.4, यानी N = V/22.4। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कणों की संख्या है, तो कण मतलब होता है पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के अंदर कुछ भी चीजें आ सकती है। पार्टिकल है, कण के अंदर कुछ भी चीजें आ सकती हैं। कण में आपका अणु भी आता है, मॉलिक्यूल्स, परमाणु भी आता है, एटम और आयन भी आता है। तो कणों की संख्या में कुछ भी हो, किसी भी चीज की संख्या दी जा सकती है। अणु की संख्या दी जा सकती है, परमाणु की संख्या दी जा सकती है, और आयन की संख्या भी दी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो मोल कॉन्सेप्ट, यदि अब आपसे पूछे कि मोल संकल्पना है क्या, तो मोल संकल्पना में हम यह स्टडी करते हैं कि मोल का संबंध किसके किसके साथ है। और मोल का संबंध किसके साथ है? मोल संकल्पना में यह बताया जाता है कि मोल का संकल्प द्रव्यमान, पदार्थ की द्रव्यमान संख्या के साथ क्या है, कणों की संख्या के साथ क्या है, और क्या कहते हैं, आपके गैस के आयतन के साथ क्या संबंध है उसके। इसी सारी चीज को मोल संकल्पना पढ़ेंगे। और यदि ये तीन फार्मूले आपको याद हो गए, तो मुझे यकीन है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे यार, थोड़ा सा प्रयास करो आप लोग। मैथ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हो, तो केमिस्ट्री में तो बहुत ही छोटे 2-2, 3-3 लाइन के प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स, उनको इजी सॉल्व कर सकते हैं, है ना रवि? नहीं, बस तुम ऐसे घूम लो, घूमते घूमते डांस करो, तुमको पीटूंगा मैं बहुत ज्यादा।
अभी बर्गर खाना हो, बर्गर खाने के लिए पूरा मार्केट घूम लोगे, कहोगे दादा बर्गर कहाँ मिलेगा। चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये 3 फार्मूले आपको याद है। इन 3 फार्मूले के हेल्प से आप बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जो ही पढ़ा, उसके आगे, तो उसके आगे आपको मिलेगी मोल की परिभाषा, कि मोल की परिभाषा क्या है। तो मोल क्या है? किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है। कौन सी मात्रा है? जितनी मात्रा कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं की है, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं की जो संख्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कार्बन 12 के सामान्य कार्बन जो होता है उसमें कार्बन 14 के बहुत ही कम, कार्बन 14 बहुत कम होता है, कार्बन 12 ही होता है, तो सामान्य कार्बन लिया उसमें। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या होती है? 1 मोल के बराबर होती है। क्या होती है? कार्बन 12 के 12 ग्राम लीजिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम लीजिए, और 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या है वो क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। परिभाषा को ध्यान रखिएगा कि किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण हैं, जिसमें उतने ही कण हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित है। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है? 6.2022 into 10 power 23। तो मेरे हिसाब से परिभाषा क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि किसी पदार्थ का एक मोल वो उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण हैं, जिसमें उतने ही कण हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में परमाणुओं की संख्या है, जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या है। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु हैं? 6.022 into 10 power 23 परमाणु संख्या है। ठीक है, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की अवधारणा है, मोल की अवधारणा पढ़ते हैं। तो मोल की अवधारणा क्या है? मोल की जो अवधारणा है वो क्या है कि 1 ग्राम मोल का जो वैल्यू है वो क्या होता है? 1 ग्राम मोल में 6.022 into 10 power 23 कण उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। 1 मोल में इतने कण उपस्थित हैं। कितने कण हैं? 6.022 into 10 power 23। अब कण में कुछ भी हो सकता है, कण में अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज में ये 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन, 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है। यानी इस 22.4 लीटर गैस में भी परमाणु की संख्या कितनी है? 6.022 into 10 power 23 अणु भार है। यह गैस के परमाणु की संख्या है। तीसरी चीज है वह 1 मोल में पदार्थ का द्रव्यमान, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 मोल में जो भी पदार्थ का द्रव्यमान है उसी पदार्थ के अणु भार के बराबर होगा। जो भी पदार्थ का द्रव्यमान है उसी पदार्थ का जो अणु भार है उसके बराबर होगा। ये बार बार वही चीजें आ रही है, तीसरी बार आई है यही चीजें। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो जो पहला है कि 1 मोल में इतने कण होते हैं, 1 मोल में इतने कण होते हैं, इसको हम किससे सॉल्व कर देते हैं? N = N0/Na से। 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन 22.4 होता है, तो उसके लिए ये फार्मूला था। और 1 मोल में पदार्थ का द्रव्यमान के लिए ये फार्मूला था। ये 3 फार्मूले और ये 3 अवधारणाएं बार बार आ रही हैं। 3 अवधारणाओं फार्मूलों को हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो अब हम और आप कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं और इन फार्मूलों से खेलते हैं। आप भी खेलिए और मैं भी खेलता हूँ आगे, ठीक है।